नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि अब भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था विफल हो गई है, क्योंकि जिस प्रकार से संसद में कार्यवाही चल रही है और हिंदुस्तान की आशा, हिंदुस्तान को दिशा देने का काम जिस सदन से होना चाहिए वो अखाड़े का स्वरूप बन गया है। देश के राष्ट्रपति का भाषण का मुद्दा देश के आने वाली दिशा क्या हो ये ना होकर उनको भी संसद के अखाड़े के ऊपर चर्चा करनी पड़ रही है, चिंता व्यक्त करनी पड़ रही है। तो ये हिंदुस्तान अगर इस पर चर्चा व्यक्त नहीं करेगा, हंगामा करने वाले और सरकार जिनको चलाना है उनको भी दिशा निर्देशन नहीं देगा, तो इस देश का क्या होगा? क्योंकि संसद ही नहीं चलेगी तो देश आगे बढ़ने की दिशा में कदम आगे कैसे बढ़ाएगा? और इसलिए इस बार जो संसद का सत्र नहीं चला है, केवल ये मुद्दा नहीं है, मैं उस मुद्दे की तरफ हिंदुस्तान को लेकर जाना चाह रहा हूं। जब हिंदुस्तान आजाद हो रहा था तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि हमारी देश की अशिक्षित जनता और पूरी व्यवस्था देखकर ऐसा लग रहा है कि कम से कम 10 साल के लिए भारत में एक ऐसे डिक्टेटरशिप की जरूरत है जो एक सकारात्मक दृष्टिकोण से हिंदुस्तान को चला सके, क्योंकि लोकतांत्रिक अधिकारों का इतना बड़ा हथियार अगर हम लोगों के हाथ में देंगे तो शायद हम नुकसान में रहेंगे। नेताजी की ये बात आज़ादी के तुरंत बाद तो सच साबित नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी जैसे और सोनिया गांधी जैसे नेता जब सदन में आए तो ये बात अब सच साबित होने लगी है। और पिछले कुछ दिनों में आदर्श संसदीय कामकाज के उदाहरण के बजाय गलत कामकाज के उदाहरण बढ़े हैं। कोई राजनीतिक पक्ष इसके लिए अपने आप को दूर नहीं कर सकता, लेकिन जो फिलहाल हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है। और इसलिए आज के बिंदास में इसी मुद्दे पर आपको हमको बोलना है। इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ भाजपा का एक प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल जी भी जुड़े रहेंगे। गोपाल जी, आपका स्वागत है। गोपाल जी के साथ बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े रहेंगे। लाइव देख रहे, रिपीट देख रहे सारे दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले मुद्दे को देखते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और देश का संसद भवन लोकतंत्र का पवित्र मंदिर कहलाता है, जिससे करोड़ों नागरिकों की आस्था भी जुड़ी होती है। जो सांसद संसद को अपने ओछी राजनीति और स्वार्थ पूर्ति का मात्र साधन मानते हैं, वो उन नागरिकों के विश्वास पर चोट पहुंचाते हैं जिन्हें देश की आम जनता चुनकर संसद तक पहुंचने का मौका देती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि संसद हुड़दंग और शोर शराबे का मैदान बनता जा रहा है। लोकतंत्र के इस मंदिर में कभी कुर्सियां चलती हैं तो कभी जोरदार हंगामा होता है। संसद लोकतंत्र को परिभाषित करने वाली वो जगह है जहां करोड़ों नागरिकों के भविष्य की इबारत लिखी जाती। संसदीय कार्यवाही के एक एक पल की कीमत लाखों में होती है। कई ऐसे विधेयक पारित किए जाते हैं जो जनता के हित में होते हैं, लेकिन जो मानसून सत्र में देखने को मिला वो भारतीय राजनीतिक इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। विपक्ष के हंगामे और शोर शराबे में संसद का मानसून सत्र पूरी तरह से धुल गया। 24 दिन के मानसून सत्र में संसद की कार्यवाही एक भी दिन सुचारू रूप से नहीं चल पाई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि संसद के 1 मिनट की कार्यवाही पर देश के 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। ये उस देश की संसद का प्रति मिनट व्यय है, जिसके 125 करोड़ नागरिकों की औसत सालाना आमदनी 58,533 रुपए है। यानी देश की जनता के करोड़ों रुपए हंगामे के भेंट चढ़ गए। संसद के सत्र कितने महंगे हैं, इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। संसद के अंदर हुए हंगामे ने देश के 200 करोड़ से भी ज्यादा के रुपए बर्बाद कर दिए। इस सवाल का जवाब हमें नहीं बल्कि उन सांसदों को देना है जो जनता के हित में नहीं सोचते, बल्कि अपनी ओछी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं। संसद के 1 दिन की कार्यवाही में जो सांसद जानबूझकर संसद नहीं चलने देते, वो जनता की गाढ़ी कमाई बर्बाद करते हैं। अब भारत की जनता को ऐसे सांसदों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है, जो जनता के लिए नहीं बल्कि अपनी झोली भरने के लिए सांसद बनते हैं और संसद की गरिमा को भी नष्ट करते हैं। संसदीय कार्य पद्धति जो आजादी के बाद से निरंतर चली आ रही है, निश्चित तौर पर इसे बदलने का समय अब आ गया है। साथ ही जो सांसद संसद की कार्यवाही को बाधित करते हैं या संसद को सुचारू रूप से नहीं चलने देते, उन्हें ये समझने की जरूरत है कि देश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए जरूरी है कि संसद की कार्यवाही में बाधा ना बने। यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको हमको बिंदास बोलना है। हमारे साथ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल अग्रवाल जी जुड़े। गोपाल जी, पहले तो जो वर्तमान में
घटना घटी और जिस प्रकार से ये मानसून अधिवेशन पानी की तरह बह गया, पैसा भी बह गया और मैं पैसे की ज़्यादा चिंता नहीं करता, इस देश के सपने बह गए, उम्मीदें बह गई। इस अधिवेशन से बहुत कुछ होना चाहिए था। 60 के करीब विधेयक थे वो भी प्रलंबित थे और कुछ भी नहीं हुआ। देश की उम्मीदों पर फिरा हुआ पानी की कीमत रुपयों से ज़्यादा ज़रूरी और बड़ी है। ऐसे में इस घटना की तरफ आप कैसे देखते हैं? देखिए, यह तो बिल्कुल स्पष्ट और है। गोपाल जी, मैं एक बात आपने शुरू करने के पहले दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हम आज कांग्रेस के प्रवक्ता को भी हमने बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए। बिंदास में पहली बार किसी पार्टी के प्रवक्ता आए हैं, हमने उनको भी बुलाया था, वो नहीं आए। और इसका मतलब है कि वो संसद में भी बात नहीं करना चाहते, स्टूडियो में भी नहीं करना चाहते, केवल सड़क पे करना चाहते। गोपाल जी, बिल्कुल, यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने आज के विषय में रखी है कि जो पार्लियामेंट है उसका पहला मुख्य काम क्या है कि कानून बनाए, और कानून के बल पे ही तो सरकार चलेगी, यह देश की गवर्नमेंट चलेगी। और यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब देश की आर्थिक व्यवस्था की इतनी बुरी हालत थी, जो पिछले 10 साल में यूपीए ने देश की आर्थिक हालत को इतना खराब कर दिया था, और उसका कारण क्या था कि ना उन्होंने कोई कानून पास किए, ना उन्होंने कोई क्रोनी कैपिटलिज्म की बात थी या पॉलिसी पैरालिसिस की डिसीजन नहीं लेते थे, भ्रष्टाचार की बातें थी, और किसी भी तरह से सरकार बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं थी। तो उसके जब भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार आई तो इसने पिछले 1 साल में कई चीज़ों का इनिशिएटिव लिया, और उन इनिशिएटिव का चाहे इकोनॉमिक फील्ड में हो, चाहे नेशनल सिक्योरिटी के बारे में हो, चाहे विदेश की नीतिगत फैसले हो, मोदी जी का पूरे विश्व लगभग 12-13 कंट्रियों में जाके देश की छवि को सुधारने वाली बात हो, उस सबसे एक बहुत अच्छा माहौल बन गया था अब, जिसके कारण हम आर्थिक प्रगति की तरफ तेजी से बढ़ने के, अब आने वाले समय में बढ़ने की तरफ एक इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा बन गया था। जन धन योजना के द्वारा, डिजिटल इंडिया के द्वारा, स्किल इंडिया के द्वारा, मेक इंडिया के द्वारा, इतनी सारी योजनाएं, स्वच्छ भारत, हर क्षेत्र में एक बहुत अच्छा माहौल बन गया था। पूरा विश्व इस बात को देख रहा था। और अब आर्थिक जो मुद्दों को लेके, जीएसटी, लैंड बिल, ऐसे मुद्दों को लेके भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार आगे बढ़ना चाहती थी। और यह देख के जैसे कांग्रेस को लगा कि अगर यह चीज़ भारतीय जनता पार्टी इस बात में सफल हो जाती है, यह पार्लियामेंट सेशन सफल हो जाता है, तो जो देश आर्थिक प्रगति की तरफ जाएगा, वह उनको लगा कि हमारे लिए पॉलिटिकली, उनने अपने हिसाब से, अपने स्वार्थ पूर्ति के हिसाब से उनको लगा कि यह हमारे लिए नुकसानदेह है। इसके कारण वह उन्होंने यह पूरा पार्लियामेंट सेशन पूरी तरह डिसरप्ट किया। अगर हम मुद्दों पे जाएं तो उन्होंने जो बात बिल्कुल थी, बिल्कुल, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हुए इस मुद्दे पर, क्या कहना चाहते हैं देश के कॉलर, देखते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर, मैं एमपी सिंह बोल रहा हूँ बागपत से। हाँ। और सर, मैं कहना चाहूंगा कि हम सांसदों को अगर भेजते हैं संसद में तो इसलिए भेजते हैं कि देश के विकास के लिए चर्चा करें, और वे ही सांसद संसद में लड़ाई झगड़ा करते हैं और संसद का जितना लाखों करोड़ रुपए खर्च होता है उसका संसद का सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं। इन सांसदों को 35 रुपए में भरपेट खाना मिल जाता है संसद का, बहुत अच्छा खाना मिल जाता है, लेकिन संसद के देश के विकास के लिए इनके पास टाइम नहीं। अगर इस तरीके से काम नहीं करने, चाहे किसी भी पार्टी की कोई भी सांसद, और उनकी सैलरी को बंद कर देना चाहिए। 80-80, 90-90 हजार रुपए सैलरी मिलने, हम लोगों ने भेजा किस लिए है? बिल्कुल, धन्यवाद गोपाल जी। फिर देश में इस प्रकार का माहौल लोगों के बीच आ रहा है कि लोग सारे सांसदों को ही दोषी ठहरा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, अब बात यह है कि पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि दोषी पूरी संसद को नहीं कर सकते। देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार को चुना है आर्थिक विकास की तरफ बढ़ने के लिए, और उस काम को करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो, और अपोजिशन को, अगर कांग्रेस को आज देखें तो जो 10 साल से राज करने के बाद आज 44 सीटों पे आ गई, तो सरकार, जनता ने उसको पूरी तरह नकार दिया है। लेकिन अब जो ये जो कारण है जो इन्होंने इस बार कार्य किया है, ये उनका एक तरीके से पूरी तरह फ्रस्ट्रेशन था। वह एक जो दो परिवार का, जैसे मोदी जी ने भी कहा और अरुण जी ने भी कहा, कि कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य यह है
कि वह जनता के ऊपर गुस्सा निकाल रही है, उससे जैसे बदला ले रही हो। 100-200 करोड़ के करीब आप कह रहे हैं खर्चा, ये जो वह डायरेक्ट नुकसान हुआ पार्लियामेंट के ना चलने से, और इनडायरेक्ट नुकसान कितना हुआ? अगर जीएसटी बिल पास होता जिसके ऊपर कंसेंसस पूरे देश की थी, सारा देश चाहता था, वह गरीबों के हित में था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकता था, 2% की जीडीपी की ग्रोथ की हर साल की उसमें क्षमता है, एक एकीकृत बाजार का निर्माण करता, एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देता, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकिन बढ़ावा वो नहीं देता। हो पाया। बिल्कुल, यह सारा तो 200 करोड़ केवल नुकसान नहीं हुआ, हजारों करोड़ का नुकसान इसके अंदर तय है। और यह क्यों? क्योंकि माँ बेटे दोनों की जिद थी, जनता से बदला लेना था उन्हें कि उन्होंने उनको क्यों 44 सीटें दी, उनका गुस्सा। इसके कारण कांग्रेस के लोग भी कंसीड करते हैं कि हम चाहते थे कि संसद चले, लेकिन ये दोनों माँ बेटे नहीं चलने दे रहे। बिल्कुल, कॉलर के पास चलते हैं। कई कॉलर जुड़े हैं, मैं कहूंगा नए मुद्दों के साथ अपनी बात को रखिए। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, नमस्कार। बोलिए। अशोक पंचाल, दिल्ली सादरा से। हाँ, मैंने आपको जो है साल भर पहले जो है आपके बिंदास बोल में बोला था कि कांग्रेस हारने के बाद जो है किस मतलब हरकत पे उतर जाएगी, कुछ पता नहीं है। मतलब ये जो है कांग्रेस जो है ना बहुत ज्यादा हरकत पे उतरेगी। और ये जो राहुल गांधी है ना, इनके जो पिताजी थे ये बहुत शरीफ आदमी थे और वो सुनते थे और लेकिन करते थे अपने मन की। और राहुल गांधी जो करते हैं वो करते हैं अपने दूसरों के सुने हुए मन की। चलिए, राहुल गांधी पे तो बात करेंगे। मैं जानता हूं कई लोग आज इस विषय पर बात करना चाहते हैं। हमारे साथ महाराष्ट्र से नगर से सांसद दिलीप गांधी जी भी जुड़े हैं। दिलीप जी, आपका स्वागत है बिंदास में। जिस प्रकार का ये सेशन पानी में एक तरीके से स्वाहा हुआ, या ये यूं कहे कि राहुल गांधी सोनिया गांधी के अहंकार में स्वाहा हुआ, क्या कहेंगे? एक ऐसा है कि लोकतंत्र में हमारे विषय, और जब सरकार बार बार हर चर्चा को तैयार है, तो ऐसा होते हुए भी चर्चा न करना और चर्चा से दूर भागना। कल जब जवाब देने की आप एडजन मोशन लाते हैं, जब सुषमा जी बोलने को उठे, तो आप क्यों उनकी बात सुनी नहीं और क्यों बहिंगन करके निकल गए आप? यानी एक ऐसा है कि आपकी ये सोची समझी चाल थी। आपने भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की सरकार की नुकसान नहीं हुई है, नुकसान सबसे ज्यादा इस देश की जनता का हुआ है और इनकी कारण हुआ है। आज जितने अच्छे प्रोजेक्ट जिस प्रकार से चल रहे हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का चौतरफा विकास के मापदंड तैयार हुए हैं, उसके कारण इनके दिल में भय बैठा है कि भाई अभी ये क्या कर सकते हैं। तो हर चीज का, यानी आसाम का विषय जिस प्रकार से हुआ, नागालैंड का विषय जिस प्रकार से हुआ, ये सब होते हुए जिस प्रकार की भूमिका लेकर सरकार ने सभी को साथ में लेकर काम करने का जो संकल्प किया। और बिल्कुल ये पहलू तो आ गया। मैं आपको आपके कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेटेड सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जब आप ये सेशन पूरा करके अपने क्षेत्र में गए हैं, तो आपके लोगों का, वोटरों का, वहां की जनता का क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया है उनकी? दिलीप जी, शायद हमारा संपर्क टूट गया है। गोपाल जी के पास चलते। गोपाल जी, जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है, और कुल मिलाकर आप भी या दर्शक भी या जो भी जुड़ेगा फोन पर, वो राहुल गांधी सोनिया गांधी ये बात कराए, लेकिन जो मैंने ओपनिंग में बात कही थी, मैं तरह उस तरफ लेके जाना चाहूँगा, फिर हम दोबारा इस मुद्दे की तरफ आएंगे। नेताजी ने जो कहा था कि इस देश में 10 साल के लिए एक डिक्टेटरशिप की ज़रूरत है, एक ऐसा आदमी जो राष्ट्रहित में सारे निर्णय करे और लोकतांत्रिक आधारों के नाम पर, अधिकारों के नाम पर लोग देश की प्रगति से खिलवाड़ न करें। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? मैं आपको इतने साल पहले, 65 साल पहले उन्होंने जिस बात को कहा था, वो बात ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के 70-80 देशों में सही साबित हुई है। एक वीडियो से ये बात मैं आपको सबको दिखाना चाहूंगा। संसद के अंदर के हंगामे का ये वीडियो, अजरबैजान देश का वीडियो है, वहां की संसद के अंदर का है। अजरबैजान जो रशिया का पहले हिस्सा हुआ करता था, अब अलग से देश है, अब ये रशिया का है। जो मेन रशिया है, उस रशिया के
संसद के अंदर का ये वीडियो। ये बोलीविया का है। ये बोलीविया का भी वीडियो एक से बढ़कर एक है। ये अमेरिका का है। अमेरिका जैसे देश में भी ये चीजें हो रही है। ये दो सांसद है जिनको हम भारत में सांसद कहते हैं। ये यूक्रेन का है, जो अभी लेटेस्ट वाला आप देख रहे हैं। इसके पहले का अमेरिका का था। यूक्रेन में रशिया के फेवर वाले अलग लोग हैं और यूक्रेन को अपना अलग देश मानकर बात करने वाले अलग देश। ये तो बिल्कुल बॉक्सिंग चल रही है। और भी कई वीडियो हम आपके सामने लेकर आए। करीब 70 देशों के वीडियो को हमने आपके सामने रखा है। ये जॉर्जियन कंट्री का वीडियो है। जॉर्जिया के अंदर ये क्या हुआ था आप देखिए, बिल्कुल वही बात है। ये वीडियो हम कॉल के दौरान, बातचीत के दौरान आपको दिखाते रहेंगे। मुद्दा यह है, इस वीडियो के माध्यम से मैं जो बात कहना चाहता हूं, गोपाल जी और दर्शक भी इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और मुद्दा यह है कि क्या लोकतांत्रिक अधिकार उन लोगों के हाथ में देने चाहिए जो अधिकारों को देश के प्रगति से ज्यादा महत्व देते हैं। देखिए, जो प्रजातंत्र है आज किसी भी कितना भी कहें, प्रजातंत्र विश्व में सबसे अच्छा सत्ता का माध्यम माना जाता है, क्योंकि इसमें जो एक आम जनता है उसको सबसे ज़्यादा पावर मिलती है, सबसे ज़्यादा वो एम्पावर्ड होता है, वो अपनी बात को कह सकता है और सबसे कम एक्सप्लॉयटेशन होता है। लेकिन इस इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बनाने के लिए चाहिए कि जनता भी पूरी जागरूक रहे और केवल जानकारी ना रहे, वह जागरूक भी रहे। आज मैं आपने अभी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण अभी संदेश में को आपने उद्धृत किया, उसमें भी उन्होंने अंबेडकर जी की एक बात को कहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है या डेमोक्रेसी के थ्रू जो इंस्टीट्यूशंस हैं वह तो केवल इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे पार्लियामेंट है, इलेक्शन कमीशन है, और भी मिनिस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज हैं। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, या मीडिया है, यह जो चार जुडिशरी है, ये सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं, इन इंस्टीट्यूशंस की इफेक्टिवनेस तभी भी होगी जब जनता जागरूक होगी। तो मुझे लगता है कि अब जनता, ये जो इस बार पार्लियामेंट में लेकिन हुआ, जनता करेगी क्या? मतलब अब राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने जो किया, इसको भारत का उड़ीसा में बैठा हुआ, महाराष्ट्र में बैठा हुआ आदमी अगर कुछ करना भी चाहे तो 5 साल बाद करेगा ना। 5 साल तो बर्बाद कर देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस बार आप जो अध्यक्षा जी का देखें, सुमित्रा महाजन जी ने 5 एमपीओं को सस्पेंड किया 5 दिन के लिए। वो एक टोकन था, 27 को किया। और हाँ, और उन्होंने ये भी कहा, जो 5 दिन के लिए 27 एमपीओ को सस्पेंड किया, और उन्होंने कहा ये एक बार नहीं है, अगर ऐसा करेंगे तो जैसे जैसे अब देख रहे हैं। और आज आप देखिए जंतर मंतर में क्या हुआ, राहुल गांधी को वापस भेज दिया गया नारे लगा के। तो जनता में आक्रोश बढ़ रहा है। आज आप पिछले 10 दिन के टीवी चैनल, डिबेट, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स, फंक्शन सब में देखेंगे कांग्रेस को, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को काफ़ी ज़्यादा पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ हो रही है। और फिर एनडीए के सारे जो गवर्नमेंट है, देखिए उनकी सीधी बात है, उनकी सीधी बात है। राहुल गांधी की, सोनिया की पॉलिसी ये है कि आपको जनता को जो करना है कर लो, इससे बुरा क्या कर लोगे? 44 कर दिए, अगर इससे भी कम करोगे तो 5 साल बाद, 4 साल बाद देख लेंगे। लेकिन 4 साल में जो इस देश की कमर तोड़ी जाएगी या मोदी का भरोसा तोड़ा जाएगा, उसका नुकसान, देश का नुकसान का क्या होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं। अब आप क्या समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुपचाप बैठी देखती रहेगी? 40 सुमित्रा जी ने कहा भी कि 40-44 एमपी, 440 और 500 एमपीओं को अपनी मर्जी नहीं चला सकते, बाकियों का भी तो अधिकार है। अगर उनका डिसरप्ट करने का अधिकार वो कहते हैं तो बाकी लोगों का डिस्कशन करने का भी है। तो अब ये जनता, हम लोग भी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सारे मंत्री और पार्लियामेंट के सदस्य, स्पोक्स पर्सन, इन 44 कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब अगले 1.5-2 महीने तक घूमेंगे, जनता को जागरूक करेंगे और अगले सेशन तक उनकी ये मनमानी नहीं चलेगी। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। 44 जो है उनकी हैसियत क्या है? सोनिया गांधी और राहुल गांधी के यहाँ पर जब तक वो नहीं होगा, डिसीजन नहीं होगा, तब तक ये 44 बेचारे क्या करेंगे?
नहीं, लेकिन वो अगर जनता इनके खिलाफ खड़ी हो रही है और पार्लियामेंट का सारी पार्टियां भी, अब आप देखिए जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं, धीरे धीरे उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। तो जबरदस्ती एक लेवल तक करते हैं, जब ये उस लिमिट को क्रॉस कर देंगे, थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर देंगे, तो उनको सस्पेंड भी किया जाएगा, उनको बाहर भी रखा जाएगा, उनको पब्लिकली भी चैलेंज किया जाएगा। और ये नहीं है कि वो 4 साल तक गुंडागर्दी करते रहेंगे, उनकी गुंडागर्दी चलने देंगे, इतनी कमजोरी कोई भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। देखिए, पार्टी का तो मुझे पता नहीं, कानून में तो है। जिस प्रकार का कानून है, जिस प्रकार की व्यवस्था है, मैं 70 देशों की वीडियो आपको दिखा रहा हूं, इस प्रकार की व्यवस्था से हिंदुस्तान को बाहर आने का तरीका खोजना होगा। नहीं तो आप सस्पेंड करिए, और कुछ करेंगे और कुछ करेंगे, राज्यसभा में क्या करेंगे, या अगर ऐसा ही करना है तो फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या रही? तो क्या कोई मजबूत दिशा में हम जा सकते हैं क्या, यह सवाल है। हम जरा कारणों में नजर डालते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं। संसद में इमरजेंसी जैसे हालात, संसद के मानसून सत्र में सिर्फ एक बिल पारित हो सका, पूरा मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। कुछ लोग संसद की कार्यवाही को चलने ही नहीं देना चाहते थे। कार्यपालिका का स्थान कम होता। कार्यपालिका लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ होता है, लेकिन अब लग रहा है लोकतंत्र में कार्यपालिका की प्रासंगिकता पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आज लोकतंत्र के मंदिर में होते हंगामे को सारा देश देख रहा है। विपक्ष की प्रासंगिकता पर सवाल उठते, विपक्ष में चाहे कोई भी हो, उसका काम सिर्फ विरोध करना भर रह गया है। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है जैसे विपक्ष देश के बजाय निजी स्वार्थों की लड़ाई लड़ रहा है। देश के विकास में बाधा बनता संसद का हंगामा, संसद की कार्यवाही का ना चलना देश के लिए काफी बड़ा आघात है, क्योंकि कई ऐसे बिल पारित नहीं हो पाए जो देश के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। देश के हित के मुद्दों पर चर्चा ना होना, विपक्ष का काम सिर्फ हंगामा करना है। सत्ता पक्ष विपक्ष की सुनना नहीं चाहता, किसी भी मुद्दे पर बहस नहीं हो रही, जनता को सही गलत का एहसास नहीं हो पा रहा है, किसी भी बिल के सही गलत पहलू से जनता वाकिफ नहीं हो पा रही है। राजनीतिक दलों से देश की युवा पीढ़ी का विश्वास उठता। जब संसद में हंगामा होता है तो उसे पूरा देश देखने जाता है। स्कूल और कॉलेज के छात्र संसद का हंगामा देखते हैं। जब कोई छात्र देखता है संसद में कैसे और क्या होता है तो उस पर उनका असर तो होगा ही। हम आपको कुछ ग्राफिक के द्वारा दिखाते हैं और जानकारी। लोकसभा प्रत्येक आम चुनाव के बाद चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी किए जाने पर गठित होती है। लोकसभा की पहली बैठक शपथ विधि के साथ शुरू होती है। कानून बनाना संसद का प्रमुख काम माना जाता है। इसके लिए पहल ज्यादातर कार्यपालिका करती है। साल 2012 में 20 दिन के मानसून सत्र में 13 दिन कार्यवाही बाधित रही। लोकसभा में 1950 के दशक में साल भर में जहां औसतन 127 दिन काम होता था, वही घटकर अब 70 दिन तक चला गया है। सन 2001 में पीठासीन पदाधिकारियों, मुख्यमंत्रियों, संसदीय कार्य मंत्रियों और राजनीतिक दलों के नेताओं और सचेतकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में हर साल संसद की कम से कम 110 बैठकें सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया था। उसका कोई भी असर न पहले हुआ और न अब दिखा। मानसून सत्र के संसद में हुए हंगामे के कारण जनता के 260 करोड़ से भी ज्यादा बर्बाद हो गए। इस बार मानसून सत्र में लोकसभा में 41% और राज्यसभा में मात्र 8% काम हुआ। पिछले सत्र में लोकसभा में 122 और राज्यसभा में 102 काम हुआ था। संसद की कार्यवाही पर हर मिनट करीब 2.5 लाख का खर्च आता है। संसद की 1 घंटे की कार्यवाही का खर्च करीब 1.5 करोड़ रुपए का होता है। सामान्य तौर पर हर दिन लोकसभा की कार्यवाही 6 घंटे और राज्यसभा की कार्यवाही 5 घंटे तक चलती है। संसद की 1 दिन की कार्यवाही पर 14.4 करोड़ रुपए का खर्च होता है। हमारे साथ सांसद जुड़े हैं बिहार से। नमस्कार, जनार्दन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, बिहार से सांसद हैं। जनार्दन सिंह जी, जिस प्रकार से आपको खाली हाथ लौटना पड़ा है, बिहार एक भी कार्यवाही करे बगैर आप वापस लौटे हैं, आपकी जनता तो निराश होगी। देखिए, यह सारी बातें हैं जो आज विपक्ष में बैठे लोग हैं, उनके वजह से हुआ। चूंकि उनको कोई मुद्दा नहीं है, जो केंद्र में विपक्ष में लोग हैं उनको कोई मुद्दा नहीं है, और बिना मुद्दा का मुद्दा बना करके पूरे संसद की कार्यवाही को ये लोगों ने बर्बाद किया है। देश के इतने बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले पंचायत में जहां निर्णय होते, कानून बनते, नियम बनते,
देश के विकास की बातें होती, देश के विकास के लिए वहां कानून बनाया जाता, वो तमाम चीजों को लोगों ने बर्बाद किया है। और जिस पर सरकार की तरफ से पहले दिन से ही यह था कि आप डिबेट करो, सदन में जो भी मुद्दा आता है डिबेट करो, बहस करो भाई, और बहस के बाद जो बात आती है वो सरकार की तरफ से जवाब आएगा। जनार्दन जी आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं, राष्ट्रीय एंगल वो बताएंगे। हमें आपसे अपेक्षा ये है कि आपकी जनता इस घटना को कैसे देख रही है? नहीं, जनता तो हमने जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनको कोस रही है। जनता तो आज भी ये कह रही है कि इतने इस देश की जनता, इस राज्य की जनता, इस क्षेत्र की जनता के द्वारा इस तरीका से इन लोगों के ऊपर जो अविश्वास था घोटाला दर घोटाला के कारण, इन लोगों के को लोगों ने धूल चटाने का काम किया चुनाव में, उसके बाद भी हम मानने के लिए तैयार नहीं है। जिनकी संख्या विपक्ष में बैठने की स्थिति में नहीं, वो समय उनका काम किया है। धन्यवाद। शायद हमारा संपर्क ठीक से नहीं हो पाया है। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए भारत के संसद का। जिस प्रकार से हंगामा, क्या तमाशा शब्द शायद ज्यादा अच्छा लगेगा, ये जो तमाशा हो रहा है लोकतंत्र का, ये लोगों के पैसों की बर्बादी के साथ ही उनके उम्मीदों को और आशाओं की भी बर्बादी है। ये देश के उन सपनों को लात मारने जैसा है जो करोड़ों लोगों ने 5 साल के बाद सरकार को बदल कर देखे थे और इस सरकार से किसी काम की उम्मीद की थी। ऐसे में जिस प्रकार से कार्रवाई हुई, अब लगता है कि आने वाले दिनों में 4-8 लोग भी संसद को हाईजैक कर सकते। जैसे किसी हवाई जहाज को हाईजैक करना तो शायद ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहां पर बड़ी सिक्योरिटी की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन कुछ वोट लेकर, सांसद लेकर अगर आप संसद के अंदर आते हैं तो आप पूरे देश को हाईजैक कर सकते हैं। ये संसद के कार्य पद्धति और कार्य प्रणाली ने साबित किया है। ऐसे में मैं तो पूरे ही इस व्यवस्था पर सवाल उठा रहा हूं, लेकिन कम से कम इस कार्रवाई पर चर्चा तो हमारे साथ पूरा हिंदुस्तान कर सकता है। क्या कहना है आपका? कॉल करके आप अपनी बात को रख सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर वॉइस कॉल कर सकते हैं, स्काइप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा आपकी जानकारी भेज सकते हैं, और फेसबुक, ट्विटर पर, हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल पर आप इस मुद्दे को चर्चा में जारी रख सकते हैं। हमारे साथ गोपाल अग्रवाल जी जुड़े। उनके पास चलने के पहले मैं आपको एक न्यूज आइटम दिखाता हूं कि भारत के संसद के इस तमाशे को इंटरनेशनल मीडिया अपने देशों में कैसे दिखाता है। Representatives have gathered to debate a highly sensitive civil right. The House leader enters and calls the meeting to order. The minority party rush the bench, triggering a violent free-for-all on the assembly floor. Spears. And used as clubs into weapons. ठीक है, हम इसको आप ये वीडियो शायद पहले देख चुके होंगे, इसलिए मैं इस पर ज्यादा चर्चा करने के बजाय आपको ये बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि दुनिया भर में ऐसे हमारे देश के संसद में हो रहे तमाशे का और ज्यादा तमाशा बनाया जाता है और उसको रोचक मसाला लगाकर हिंदुस्तान की पूरे व्यवस्था का ही ढिंडोरा पीटा जाता है कि ये कैसे गलत है। हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुल्तान अहमद जी जुड़े हैं। सुल्तान अहमद जी, आपका स्वागत है बिंदास में। सवाल यह है कि आप लोगों ने तो एक भी मिनट संसद को चलने नहीं दिया। धन्यवाद आपका। ये सरकार का काम है संसद को चलाना। हाँ, आज जो विरोधी दल में होते हैं उनका काम है सरकार के विरोध करना। हाँ, तो रणनीति सरकार बनाती है और उसमें माननीय स्पीकर का भूमिका होता है कि वो संसद को किस तरह चलाएं। लेकिन अगर बहुमत ज्यादा है
तो आप ये समझें कि भाई विरोधी दल वाले या उसके संसद कुछ नहीं है, तो ये सोचना भी रूलिंग पार्टी का जो रवैया है ये गलत हो जाता है। सुल्तान अहमद जी, तो आप जिस अधिकार की बात कर रहे हैं या जिस प्रक्रिया की आप बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान तो 65 साल पहले आजाद हुआ, तो जो पहले की सरकारों ने, पहले के विपक्ष ने ऐसा क्यों नहीं किया? ये पिछले 10-15 साल से क्यों हो रहा है? नहीं, इससे पहले भी हुआ, लेकिन इस तरह का आचरण कभी संसद में नहीं देखने में आया कि आमने सामने पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं, एक दूसरे को जोर बोल रहे हैं। तो ये चीजें पहले संसद में कभी नहीं देखी गई थी, बिल्कुल पहली बार देखा गया। यही चिंता का विषय है। तो ये चिंता का विषय है और सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है चीजों को देखे। और स्पीकर का जो रोल होता है, स्पीकर ठीक है, वो बहुमत जिनका रहता है वही स्पीकर बनाते हैं, लेकिन संसद चलाने के लिए स्पीकर को रणनीति बनानी पड़ती है। सुल्तान अहमद जी, आप वरिष्ठ सांसद है, आप मुझे बताइए, स्पीकर के हाथ में कानून के बजाय और क्या है? कानून है। स्पीकर को तमाम संसद का इतिहास देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, खबरें लेनी चाहिए कि किस जमाने में कौन स्पीकर किस तरह संसद को कंट्रोल में किया। ये तो आज नई चीज नहीं है। आप कुछ सुमित्रा महाजन को सलाह देंगे इस कार्यक्रम से? नहीं, हम लोग यही दे सकते हैं कि स्पीकर का रोल स्पीकर को आना चाहिए। स्पीकर ये ना समझे कि वो सत्ता दल जो है उसके स्पीकर है, उनको ये सोचना चाहिए कि वो हाउस के स्पीकर। सुल्तान अहमद जी, हमारे साथ गोपाल अग्रवाल जी जुड़े हैं, भाजपा के प्रवक्ता है राष्ट्रीय, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। देखिए, सुल्तान जी ने कहा कि ये जो है स्पीकर की जिम्मेदारी है, दोनों तरफ की बातें कर रहे हैं। अगर स्पीकर जब सस्पेंड किए थे एमपीज, तब आप बोलने लगे कि सस्पेंड क्यों कर रहे हैं, और अगर इससे ज़्यादा स्ट्रांग एक्शन लेंगे तो फिर आप कहेंगे कि लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। तो दोनों तरफ की बातें ये करते हैं, इनको खुद ही नहीं पता कि क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो आप सबसे बड़ी बात, जिम्मेदारी किसकी है? ये सांसद सवाल सुल्तान जी, आप पहला मैं ये एक सवाल ये है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपोजिशन कांग्रेस की है इस बार का सेशन खराब करने की या नहीं, इसके बारे में स्पष्ट कहें। सुल्तान जी, कांग्रेस को हम दोष नहीं दे सकते, सदन दोषी है, और इसमें ज्यादा दोषी अगर है तो सत्ता पक्ष वाले हैं। तो उन्होंने जो विरोधी है उनका गला घोटने के लिए अगर स्पीकर को इस्तेमाल किया जाए और स्पीकर सदस्य, कांग्रेस के सदस्य सस्पेंड की जरूरत क्यों पड़ी? उससे पहले उन्हें रणनीति बनानी चाहिए थी कि हम सस्पेंड न करें, सुलझ जाए। सुल्तान अहमद जी, स्पीकर के पास सस्पेंड का अधिकार है, इस बात को तो आप मानते हैं ना कि उनके पास ये अधिकार है? आप अगर इतिहास देखें भारतीय संसद का, कितने बार कितने संसद सदस्य सस्पेंड हुए हैं, ये आप निकालिए। आज आप 65 साल के इतिहास में आप ये भी देखें कि बहुत बड़े बड़े वाकयात हुए हैं संसद में, लेकिन सस्पेंड जो होता है बड़ी मजबूरी में लोग करते हैं, तमाम प्रक्रिया करने के बाद, तमाम कोशिशें करने तो के बाद। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो अभी स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा उसमें भी हंगामा होगा? नहीं, ये हम कहें हंगामा कौन करेगा, हंगामा कैसे होगा, लेकिन जो चीजें मैंने बैठ करके देखा है संसद में, ये बहुत ही जो हुआ है ठीक नहीं हुआ है। इसे ठीक करने की जरूरत है। पूरी जिम्मेदारी स्पीकर और सत्ता पक्ष लोगों के पास जाती है। फ्लोर मैनेजमेंट उनका ठीक नहीं था, फ्लोर मैनेज नहीं कर पाए, इसलिए ये वाकया। देखिए, ये मैनेज होता
तो ये बातें नहीं होती। चलिए, धन्यवाद। सुल्तान नहीं, अहमद जी सुल्तान हमारे जी से एक बात साथ इन्होंने तृणमूल कही। कांग्रेस के सांसद जुड़े हुए थे। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की इच्छा थी संसद चलाने देने की, समाजवादी पार्टी की थी। ऐसा खबरें भी आ रही थी कि कई प्रादेशिक पार्टियां कांग्रेस की इस रवैये से अपने आप को दूर करना चाहती है, लेकिन शायद हाईजैक का रेशो इतना हाई था कि शायद विपक्ष बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की गलत अफवाह का शिकार नहीं होना चाहता था। परिणाम देखते हैं इसका कि अगर ऐसा ही होता रहा तो क्या परिणाम होंगे। संसदीय कार्य पद्धति पर सवाल उठने लगेंगे। वैसे संसदीय कार्यवाही पर तो पहले ही सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों में संसद की कार्यवाही में जो बाधा खड़ी हो रही है, उसे देखते हुए हमारे बुद्धिजीवियों को इस पर बात करने की जरूरत है। देश के विकास का सही मॉडल तैयार नहीं हो पाएगा। सरकार देश के विकास के लिए योजना तैयार करती है। उस योजना को देश में लागू करने के लिए संसद की इजाजत की जरूरत होती है। देश हित में बनाई गई कोई योजना देश हित में कितनी सही है, क्या है वो योजना, इस पर बहस होती है। बहस के बाद संशोधन करके देश हित में उसे लागू किया जाता है। देश हित के मुद्दों पर राजनीति ना हो, ऐसा लगता है राजनीतिक दलों के लिए देश हित कोई मायने नहीं रखता। राजनीतिक दल सिर्फ अपना हित चाहते हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जनता निराश हो जाएगी। देशवासी अपनी कमाई से सरकार को टैक्स देते हैं, जिससे नेताओं को वेतन मिलता है, और जब ये नेता काम नहीं करते तो जनता सवाल तो उठाएगी ही, लेकिन जनता की सुनने वाला कौन है? ऐसा लगता है यहाँ तो हमाम में सभी नंगे हैं। आज के नेता सही आदर्श पेश नहीं कर पाएंगे। देश की संसद में पहले भी सभी विचारधाराओं वाले नेता होते थे। सभी देश हित के मुद्दों पर खुलकर बहस करते थे। सत्ता पक्ष विपक्ष की तारीफ करता था, और विपक्ष सत्ता पक्ष की जब बात देश हित से जुड़ी हो, अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा गांधी की तारीफ करके और इंदिरा अटल की तारीफ करके आदर्श उदाहरण पेश करते थे। गोपाल जी, जिस प्रकार का परिणाम हम देख रहे हैं, दर्शकों ने भेजे हुए ये मुद्दे और परिणाम के पॉइंट्स हमने स्क्रीन पर दिखाए, इसे देखते हुए लग रहा है कि हिंदुस्तान फिर इस प्रक्रिया के प्रति निराशा फैल रही है और उनका विश्वास उठ जाएगा। नहीं, मैं इसमें दो तीन बातें कहना चाहता हूं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश में प्रजातंत्र की जड़ें बहुत गहरी है। इस बात को मानना चाहिए। विश्व में कई जगह प्रजातंत्र आया, लेकिन लोगों में उसके प्रति वो सद्भावना नहीं थी और उसके प्रति उतनी कमिटमेंट नहीं थी, तो वह प्रजातंत्र वहां से हट गया। लेकिन हमारे देश की संस्कृति मनुष्य को, सबको बराबर के अधिकार की तरफ बात करती है, सबको समान देखना चाहते हैं। तो हमारी संस्कृति के हिसाब से, लेकिन कुछ लोग तो विदेशी संस्कृति के भी है ना। हाँ, लेकिन उसको इसलिए प्रजातंत्र की जड़ें हमारी बहुत गहरी हैं। दूसरी बात है, अभी आपने कहा कि आपातकाल जैसी स्थिति है, प्रधानमंत्री ने भी कहा, अरुण जी ने भी कहा, बिल्कुल वैसी स्थिति है। लेकिन पिछली बार भी जब 1977 में 75 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था और पूरी तरह से एक डर का माहौल फैला दिया था, तब भी हमारी देश की जनता खड़े होकर 2 साल में उस प्रजातंत्र वो उस इमरजेंसी को, आपातकाल को उखाड़ के फेंक दिया था और फिर से प्रजातंत्र को ले आए। तीसरी बात हमें ध्यान में रखनी है कि इस बार का जो 2014 का इलेक्शन हुआ, इसमें युवा पीढ़ी बहुत खड़ी हो सामने आई। उसने बहुत खुल के वोट दिया, उसने अपनी इच्छा को जाहिर किया और मोदी जी को चुना। तो ये जो युवा पीढ़ी है इस वक्त बहुत जागरूक होती जा रही है और वह राजनीति के प्रति भी जागरूक होती जा रही है। वह इस चीज को देख के अपने आप इसको खत्म करेगी और इसके खिलाफ खड़ी होगी। तो यह बहुत युवा पीढ़ियों का जागरूक होना, हमारे इंटेलेक्चुअल लोगों का एक समस्या मुझे लगती है प्रजातंत्र में अभी हमारे देश में यह है कि जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जिसको बुद्धिजीवी कहते हैं, जो सोचते हैं, देश की चिंता करते हैं, वह कहीं ना कहीं राजनीति से दूर भागते हैं। अब धीरे धीरे युवा लोग और वैसे लोग राजनीति में आएंगे तो ये गुंडे बदमाश, चाहे उत्तर प्रदेश में देख लो या दूसरी जगह देख लो, जो गुंडागर्दी की राजनीति है, जो मसल पावर की राजनीति है, वह धीरे धीरे बैकफुट में जाएंगे। और उसी के कारण एक तरीके से राहुल गांधी भी गुंडागर्दी एक तरीके की कर रहे हैं, संसद में बाहर भी। तो वह इस तरह की चीजों को नकार दिया जाएगा और इन्हें संसद से भी हटाया जाएगा। और आज 44 है
तो कल 4 ना रह जाएं, ऐसी कोई बहुत बड़ी आश्चर्य लेकिन की 4 भी बात हाईजैक नहीं। कर सकते हैं गोपाल जी। मुझे तो लग रहा है कि एक भी आदमी वहां जाके अगर तय करे कि बंद करना है तो कर सकता है। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर ये इस तरह के ऐसे करेंगे तो संसद की प्रणाली, हमारे अंदर सेल्फ प्रोटेक्शन के सिस्टम भी हैं और ऐसी कोई मनमानी करता रहेगा ऐसी बात नहीं है। देखते हैं क्या आने वाले दिनों में होता है। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ सुरेश जी, ये हेलो, चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर, बोलिए। मैं लखनऊ से दिलीप कुमार अरोड़ा बोल रहा हूँ। हाँ सर, बीजेपी इतनी अच्छी पावर में संसद में गई है, इसके बावजूद भी अगर कांग्रेस वहाँ पे 44 सीट होने पर भी संसद नहीं करने दे रही, इसकी मेरे हिसाब से तो जिम्मेदारी, जबकि मैंने वोट खुलेआम बोल रहा हूँ, मैंने बीजेपी को दिया, पूरे परिवार ने बीजेपी को दिया। अब अगर वहाँ संसद नहीं चला पाते हैं तो इसके जिम्मेदार तो बीजेपी ही है ना। इतनी अच्छी पावर इनको दोबारा कभी शायद ही मिले जितनी अच्छी पावर। गोपाल जी, ये देखिए आपके लिए चिंता का विषय है ये जो कॉलर कह रहा है। चिंता की बात है, इसीलिए हमारे यहाँ गहन चिंतन भी चल रहा है कि कांग्रेस का जो इस बार जो ये सेशन वॉश आउट किया, इसका अल्टरनेटिव क्या है। तो मैं इन वक्त जो हमारे कॉलर हैं उनको बताना चाहूँगा कि जो संसद का एक कानून बनाने के कुछ प्रावधान है, वो कुछ ही कानून में रोक लगा सकते हैं। अदरवाइज हम इकोनॉमिक एजेंडा लेके वो और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के द्वारा भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और वो करेंगे। ये पूरी तरह से रोक नहीं सकते, चाहे जॉइंट सेशन बुलाना पड़े, स्पेशल सेशन बुलाना पड़े। इस बार का सेशन भी पूरा साइने डाई केवल एक रोका है। हो सकता है अगर यह हमारी जो अब प्रतिक्रिया हो या एक स्ट्रेटेजी हो, उसके अंदर फिर से संसद को बुला के बहुत सारे कानून को पास करवा लिया जाए और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डिनेंस, ये सारे तरीके अपना के हम जनता के साथ कमिटेड हैं। इवन जीएसटी के लिए भी कल कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी कहा कि 2016 की डेडलाइन को हम निभाएंगे। तो कांग्रेस अपनी मनमानी कर नहीं पाएगी, हमारे पास और भी तरीके हैं और उन तरीकों को अपना के संसद का सम्मान भी रख के अपनी प्रक्रिया को, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को और कानून के कई तरीकों को अपना के हम देश को प्रगति के मार्ग पे आगे ले बिल्कुल। जो बात आज हो रही संसद में, इस संसद में कभी बहुत अच्छे और आदर्श के उदाहरण और घटनाएं भी रही है, कुछ उनको जरा याद करते हैं। जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, फिर भी दोनों के बीच संसद में खुलकर बहस होती थी। राम मनोहर लोहिया और जवाहरलाल नेहरू एक दूसरे के बड़े आलोचक थे, संसद में दोनों के बीच जमकर बहस होती थी। इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी एक दूसरे के विरोधी थे, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करते थे और संसद में देश के हित में जबरदस्त तरीके से बहस भी करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर एक दूसरे के विरोधी थे, संसद में दोनों के बीच खुलकर बहस होती थी। चंद्रशेखर अटल जी को अपना गुरु भी मान। समय की कमी के कारण इन उदाहरणों को हम अपने वेबसाइट में दिखाएंगे, आप इसको हमारी सोशल हैंडल पर भी देख सकते हैं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, हम जरा कॉलर को भी अपनी बात रखने का मौका देते हैं, जिसको हिंदुस्तान के राजनेता सुने, समझे और कार्रवाई करें। कॉलर, जय हिंद, बोलिए। सुरेश जी, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है जो एक संसद के अंदर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हाय हाय करके बोला जा रहा है। आज 65 साल हो गए हमारे आजादी को, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूँ मैं संसद में जो है ये जो सांसद लोग जो है ये कांग्रेस के ये हाय हाय कर रहे हैं प्रधानमंत्री को। ये आतंकवाद नहीं है और क्या है ये। अगले कॉलर के पास चलते हैं। चलिए, शायद कॉलर से ठीक से संपर्क नहीं हो पा रहा है, गोपाल जी के पास चलते हैं। गोपाल जी, हम उपाय की दिशा में जा रहे हैं, जरा लोगों ने अब तक क्या उपाय भेजे उसको देखते, फिर हम दोनों इस पे चर्चा करेंगे। कुछ लोगों ने भेजे उपाय देखते हैं। संसद को राजनीति का अखाड़ा ना बनाएं। ऐसा लग रहा है जैसे संसद की कार्यवाही को बाधित करना ही विपक्ष का एजेंडा है। उसे ना तो देश हित के मुद्दों से कुछ लेना देना और ना ही संसदीय परंपरा से। वहीं सत्ता पक्ष को भी चाहिए कि वो सभी दलों से सलाह मशवरा करके संसद को सुचारू रूप से चलाए। राजनीतिक दल आदर्श उदाहरण पेश करें। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर
देश के सामने देश हित में एक मिसाल पेश करें, क्योंकि देश के नेताओं की छवि आज देश में काफी गिर गई है। जनता के पैसे की बर्बादी ना की जाए। जनता टैक्स देती है, उससे सांसदों को भत्ते और सैलरी मिलती है। अगर नेता जनता के लिए काम ना कर रहे हैं तो फिर नेताओं को सैलरी किस बात की दी जाए। अमर्यादित व्यवहार करने वाले सांसदों को कड़ा दंड दिया जाए। जो सांसद संसद में अमर्यादित व्यवहार करते हैं, ऐसे लोगों के वेतन को काटकर सामाजिक कार्यों में लगाया जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को वेतन देने से तो अच्छा है उस पैसे को देश हित में लगाया जाए। गोपाल जी, कई देशों में ये देखा गया है कि जिस प्रकार की संसदीय प्रणाली हमारे यहाँ पर है, अमेरिका में अध्यक्षीय के तहत लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अन्य अन्य देशों ने फॉर्मूले अपनाए हैं, लेकिन ब्रिटिश रूल देशों में ज़्यादातर यही प्रणाली है जो हम अपना रहे हैं। लेकिन इसकी विफलता को देखते हुए कई देशों ने कार्य पद्धति में कुछ मूलभूत बदलाव भी किए हैं। क्या वो समय आ गया है? देखिए, चर्चा तो होती है, हमारे देश में भी होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म की भी बात होती है कि एक प्रेसिडेंट को चुने और बाकी संसद को वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। उनको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर्स वगैरह अपने आप अपॉइंट करते हैं। और ये जो हमने वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इंग्लैंड का जो है वो वाला अपनाया है, जिसमें संसदों को चुनते हैं और फिर वो करते हैं और राज्यसभा में अलग से इनडायरेक्ट सिलेक्शन होता है। तो हमारे यहाँ पे भी चर्चा हो रही है। और ये जो आपने 5-6 उपाय दिए हैं जनता से इकट्ठे करके जो दिए, मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सही दिशा में चलेंगे और जनता इस पे और सरकार भी इस पे अमल करेगी कि जो अमर्यादित जो काम कर रहे हैं संसद में उनको सस्पेंड किया जाएगा और उन्हें हटाया जाएगा। जनता भी उन्हें अगली बार हराएगी और गोपाल जी, फिर अगली बार वाला सोल्यूशन कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं। अगले इलेक्शन की बात नहीं कर रहा। हाँ, 4 साल बाद क्या, अगले सेशन की बात कर रहा। हाँ, उसमें तो लोगों के हाथ में कुछ नहीं है बेचारे। वो तो मतलब ज्यादा से ज्यादा अंदर से चल सकते, 4 गालियां दे सकते जो सोशल मीडिया में हो रहा है, या ज्यादा ज्यादा चौराहों पर बातें कर सकते। जनता इस सांसद को वापस बुला सके, ये भी कानून होना चाहिए। हाँ, आपने ये बात रिकॉल हाँ, राइट टू रिकॉल, अपने जनप्रतिनिधि को अच्छा काम न करने की स्थिति में वापस बुलाने का अधिकार भी उसको देना चाहिए। देखिए, वो भी एक तरीका होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर पब्लिक ओपिनियन, जैसे आज आपके चैनल पे खूब चर्चा हुई और भी चैनल पे हो रही है, पब्लिक ओपिनियन अगर इस तरह के व्यवहार के खिलाफ बनती है तो भारतीय जो रूलिंग पार्टी है वो भी स्ट्रेंथन हो जाती है अपनी बात को मजबूती से करने के लिए। और रास्ते तो है, सस्पेंड कर दो सबको, मार्शल ले आओ, उनको जो अंदर वो ले जाते हैं प्ले कार्ड वो ले जाने नहीं दे, और जैसी कोई बदतमीजी करे उसको उठा के बाहर कर देंगे मार्शल। तो ये तरीके हैं, मुझे लगता है कि नहीं, ये तरीकों को आप क्यों नहीं यूज कर रहे हैं जबकि आपको इतनी अच्छी मेजोरिटी दी है देश ने? नहीं, देखिए, हम ये क्या है कि अध्यक्ष के ऊपर ज्यादा होता है। अध्यक्ष संसद को वो क्या इनके ऊपर एक्शन लेगा उनके ऊपर होता है। तो मुझे लगता है कि अध्यक्ष महोदय इन सारी चीजों को बड़े ध्यान से देख के इस पे डिसीजन लेगी। नहीं तो जो मल्टी पार्टी जो डिस्कशंस हो रहे हैं ऑल प्लेटफॉर्म पे, इवन पार्लियामेंट के और पार्टियां, मुलायम सिंह यादव जी ने भी आखिरी से एक दिन पहले कह दिया कि मैम कांग्रेस के साथ नहीं है। इस तरह का डिसरप्शन बिना किसी रीजन के, देखिए, आपको बात उठाने की आजादी है, लेकिन कारण तो होना चाहिए ना। यह तो कारण ही साफ दिख रहा था कि हम संसद को नहीं चलाने देना चाहते। संसद को नहीं चलाने देना, यह कारण अगर आ गया तो मुझे लगता है अगले सेशन में, देखिए, ये कारण तो है। हाँ, ये कारण ये संसद शुरू होने के पहले और इवन पिछला सेशन खत्म होते ही ये चर्चा कांग्रेस ने शुरू कर दी थी कि अगली सत्र को हम नहीं चलने देंगे। क्या ऐसे में आप जो कह रहे हैं कि मार्शल से लेके जो तमाम प्रकार की चीजें हैं ये यूज करेंगे, तो मैं कहता हूं कि देश की जनता उल्टी खुश हो जाएगी। वो कहेगी कि तमाशे को कोई रिंग मास्टर आकर ठीक करता है तो इसकी सर्कस बन के कम से कम तमाशा तो नहीं रहेगा। बिल्कुल, ये तो मुझे लगता है इस बार तो देश की जनता इतनी ज्यादा उद्वेलित है, इतनी ज्यादा इस बात के लिए चिंतित है, तो मुझे लगता है कि अगली बार ऐसा ये करने नहीं देगा। और कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी है उनको भी वो खुद ही, नहीं तो वो तो घूमने बार बार तो चले जाते हैं विदेश में, वो जनता से टच में ही नहीं है। उन्हें भी उनकी अपनी पार्टी में भी उनके खिलाफ बातें उठ रही है, उनके नेतृत्व के ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं। तो देश में प्रजातंत्र की जड़ें इतनी मजबूत है कि वह सशक्तिकरण कर देगी और इनको इस
भावना को, जन भावना को सबके सामने पहुंचा देगी कि कांग्रेस की यह जो पॉलिसी है इसको सख्ती से निपटा जाए। और वही स्ट्रेंथ है सत्तारूढ़ पार्टी के लिए और अध्यक्ष महोदय के लिए कि वह स्ट्रांग एक्शन, चाहे सस्पेंशन से लेके गोपाल जी, एक कई कॉलर वेटिंग में, हम एक दो कॉलर जरा ले लेते हैं कार्यक्रम खत्म होने के पहले। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हेलो, बोलिए। हाँ, मैं जयपाल शर्मा देवीगढ़ से बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, तो ऐसा है जो देखो इतना संसद का पैसा खर्च हो रहा, संसद चल देना चाहिए। तो जो मंत्री की मांग कर रहे हैं, वे मंत्री हटाना चाहिए सुषमा स्वराज जी को, तो सुषमा स्वराज जी को निकाल देना चाहिए। गोपाल जी, ये भी एक अलग पहलू लोग रख रहे हैं। अगर देखिए, इन्होंने पहले क्या कहा कि हम चर्चा करना चाहते हैं, जब सुषमा जी तैयार हो गई कि वो पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देना चाहते, फिर इन्होंने कहा कि सेक्शन एडजॉर्नमेंट मोशन के द्वारा 193 में चर्चा करवाएं, हम उसके लिए भी तैयार हो गए। सुषमा जी खुद तैयार हो गई। तो असली लोगों को समझना पड़ेगा कि इनका उद्देश्य केवल एक, इनका उद्देश्य, वो फिर कह रहे थे वसुंधरा राजे, अरे स्टेट के मैटर भी तो फिर यहाँ लाओ, मध्य प्रदेश की भी बात लाओ। फिर बीजेपी, हमारी सरकार ने कहा गोवा का क्यों नहीं चर्चा, उसके अंदर तो FIR लॉन्च हो गई है, अरेस्ट हो गया है। तो यह चीजों को समझना पड़ेगा कि इनका उद्देश्य क्या है। अगर जनता इस तरह के इनकी बहकावे में आके इनकी बातें मानने लग जाए तो कल तो कहेंगे कि हम जो 40-44 सदस्य कह रहे हैं वही कानून बनाओ, तुम 500 लोग जो कह रहे हो वह कानून नहीं बनाओ, तो फिर वो मान लेंगे क्या? तो कहीं ना कहीं, लेकिन लोग तो आज यही कह रहे हैं कि सरकार चुनकर भली थंपिंग मेजोरिटी ने देश ने मोदी को दी हो, हाँ। लोकसभा राज्यसभा में राज तो आज भी माँ बेटे का ही चल रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कितने कानून पारित किए देखिए, इस अधिवेशन में तो राज उनका रहा ना। हाँ, यह एक जो 13 दिन वाला ये सेशन था, मॉनसून सेशन, उन्होंने बदतमीजी की है, उन्होंने गलत तरीके से इसको नष्ट किया है। उसके लिए पहला विषय था। अब की बार सरकार भी मेरे ख्याल से, जो डेमोक्रेसी में एक थ्रेशोल्ड होती है, एक लिमिट होती है, परिधि होती है, उस परिधि को क्रॉस जब करता है तभी आप किसी को उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ऐसा नहीं एंटिसिपेशन में नहीं लेते। आखिर हमारे यहाँ पे कानून व्यवस्था है और वह सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सब चीजों को बिल्कुल आप लक्ष्मण रेखा की बात कर रहे हैं। हाँ। शायद राहुल गांधी रावण रेखा जानते होंगे, इसलिए उनको पता ही नहीं कि कहां पर रुकना है। राहुल गांधी का क्या होगा, बीजेपी का क्या होगा, ये लोग जो बातें कर रहे, हमें उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी दल, किसी नेता का क्या होगा ये बहुत छोटा विषय है। इतने बड़े देश के सामने हमारा सवाल है देश का क्या होगा, और इसलिए देश का निश्चित तौर पर भला नहीं हो रहा है, बल्कि बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, खास करके तब जब दुनिया भर के लोग मोदी के दुनिया में हुए विभिन्न दौरे के बाद भारत के प्रति जो आशा लगाए बैठे थे, इन 13 दिनों में, उन 13 महीनों से भी ज्यादा समय की आशा को विदेश में भी निराशा मिली। हम आशा करते हैं कि विपक्ष केवल अपनी हैसियत, औकात और अधिकारों को चमकाने के बजाय इस देश के अधिकारों की भी बात करें। मैं गोपाल जी आपका आभारी हूं कि आपने टाइम निकाला, यहां पर आए। जिन दर्शकों ने कॉल किए या कॉल करने का प्रयास किया या सोशल मीडिया विभिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाई, हम उनके भी आभारी हैं। इस कार्यक्रम का रिपीट टेलीकास्ट रात को 11 बजे, सवेरे 9 बजे, और विदेश के दर्शकों के लिए सवेरे 3:30 से 4:30 बजे भी आप देख सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर भी इसको कभी भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।